हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म NCET कॉन्सेप्ट पर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर श्रुति। मैं आप लोग को बायोलॉजी डोमेन की क्लासेस पढ़ाने वाली हूं। बेटा मैंने अपनी BSc जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट से की है, मैंने अपनी MSc जूलॉजी सब्जेक्ट से की है। इसके अलावा मैंने नीट का भी एग्ज़ाम दिया है जिसमें मैंने 340 आउट ऑफ 360 मार्क्स गेन किया था बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। और पिछले 2 सालों से मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। और इस बार मैं NCET के साथ जुड़कर आपकी बायोलॉजी डोमेन की क्लासेस लेने वाली हूँ। बेटा जो क्लासेस होने वाली हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आपको बायोलॉजी की थोड़ी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्लासेस होंगी इसके अंदर NCERT के हर एक पॉइंट, हर एक लाइन, हर एक डायग्राम कवर होने वाले हैं अच्छे से। एग्ज़ाम के पहले आपको हर एक PYQs करा दिए जाएंगे, हर एक चीज़ें बहुत अच्छे से होने वाली है, ठीक है। ये जो वीडियो होने वाला है बेटा इसके अंदर क्या होगा, आज NCET का हम बायोलॉजी डोमेन का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न समझेंगे कि जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बायोलॉजी का सिलेबस बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। जो NCET का एग्ज़ाम होता है, NCET का एग्ज़ाम जो होता है बेटा उसके अंदर BA, BSc, BCom एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है BEd के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको जो NCET का एग्ज़ाम होता है अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको इंडिया की टॉप IITs, NITs, RIs में पढ़ने का मौका मिलता है और जहाँ से डायरेक्ट प्लेसमेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बेटा जो एग्ज़ाम पैटर्न है NCET का, इसके अंदर आपको बायोलॉजी डोमेन के अंदर 28 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 180 मिनट का टाइम मिलता है। ये जो 180 मिनट होता है बेटा वो ऑल 7 पेपर के लिए होता है। ये जो 7 पेपर्स होते हैं इनका टोटल मार्क्स कितना होता है, 640 का मार्क्स होता है। अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका एक कोई क्वेश्चन गलत होता है तो -1 का नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे PYQ ट्रेंड्स जो एग्ज़ाम पैटर्न NTA फॉलो करता है। बेटा जो बायोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं ये क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ पे आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पे मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। मैच द कॉलम जैसे मान लीजिए बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर है, उसमें क्या बहुत सारे पैथोजेंस दिए हैं डिजीज़ के रिगार्डिंग। जैसे मान लीजिए कि टाइफाइड दे दिया और न्यूमोनिया दे दिया और एक तरफ क्या हुआ, बहुत सारे आपको पैथोजेंस दे दिए गए, आपको मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन बना के दे दिया, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे असर्शन AR टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टाइप क्वेश्चंस। और बेटा आज के टाइम पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कॉमन हो गया है। आपको 2 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। आपको दो स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं या और मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, AR टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बेटा अभी तक हमने ये जान लिया कि NCET एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, मैम हमें NCET की तैयारी कहाँ से करनी है। तो जो हमारा NCET कॉन्सेप्ट है उसने एक श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च किया है बेटा, जिसके अंदर आपको BA, BSc, BCom प्लस BEd की तैयारी कराई जाती है। ये जो बैच है इसके अंदर आपको अभी अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको 21 अगस्त तक ये बैच 2499 के अंदर मिलने वाला है। और अगर आप इसके बाद 21 अगस्त के बाद अगर कोर्स को परचेज करते हो तो ये अपनी एक्चुअल प्राइस में मिलेगा, ठीक है। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन CUET कॉन्सेप्ट को डाउनलोड करना है और इस पे रजिस्टर करके कैटेगरी सेलेक्ट करके आपको इस बैच को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है।
अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इस पे आप कांटेक्ट करके इस बैच की और भी ज़्यादा डिटेल जान सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, 21 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जल्दी से बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपका कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो। बेटा चलिए अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर हम बता दें आपको, आप पूछोगे कि मैम क्या 11th और 12th हमें दोनों पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जो एनटीए सिलेबस दिया है उसके अंदर आपको केवल 12th के चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, 12th के अंदर आपको 5 यूनिट्स पढ़ने हैं जिसमें पूरे मिला के 13 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, जनन, जिससे आपके एग्ज़ाम में 6 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो चैप्टर है इसके अंदर, ये जो यूनिट है इसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा जो फ्लावरिंग प्लांट होता है आपको पता होना चाहिए कि जो पौधे होते हैं जो फल और फूल दे सकते हैं, ये कौन से प्लांट होते हैं, ये एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, है ना। हमने प्लांट को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं बेटा उन्हीं के अंदर फ्लावर्स एंड फल आते हैं। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में जानना है और फ्लावर्स का स्ट्रक्चर देखना है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। फिर आपको पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना होता है, टाइप्स, एजेंसीज एंड एग्जाम्पल्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, फिर आपको इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा डबल फर्टिलाइजेशन से हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस साल भी क्वेश्चन आएगा। फिर आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, सीड्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट कैसे होता है, एंड स्पेशल मोड के बारे में आपको पढ़ना है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रायनी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्शन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। बेटा ये जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चंस ये मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर मान लीजिए इजी क्वेश्चन आते भी हैं तो वो 4 स्टेटमेंट एनसीईआरटी की लाइन्स उठा के दे देगा और आपको उसको अरेंज करना होगा ABCD करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि ये जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसमें 2-3 स्टेजेस दी गई है, तो आपको ये पूछ लेगा कि सबसे पहला स्टेज कौन होता है, फिर सेकंड स्टेज कौन सा होता है, थर्ड स्टेज कौन सा होता है। स्टेजेस अरेंज करने वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इसकी सारी यूनिट्स, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक देखते हैं हम। बेटा नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है इसके अंदर आपको क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट के बारे में पढ़ना होता है। फिर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से लेबलिंग का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, आपको लेबल करना होगा, कोई भी मिसिंग टर्म होगा उस चीज़ को ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बने हैं एग्ज़ाम में। फिर आपको टेस्टिस और ओवरी का स्ट्रक्चर समझना है। फिर गैमेटोजेंसिस, जिसमें स्पर्मेटोजेंसिस एंड oogenesis, हमें पता है जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेंसिस। oogenesis किसको कहते हैं, ओवम का फॉर्मेशन जो कि फीमेल के अंदर होता है। ये सारी चीज़ें हम एग्ज़ाम क्लास के अंदर बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको पढ़ना होगा। इस वाले चैप्टर में आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ना है एंड आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, फिर प्लेसेंटा फॉर्मेशन का एलिमेंट्री आइडिया, मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेना है। ठीक है, फिर पार्चुरेशन के बारे में पढ़ना है, लैक्टेशन के बारे में पढ़ना। ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर आते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है बेटा। इस चैप्टर से क्वेश्चन भी आप हाई
टू मॉडरेट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इससे कोई इजी क्वेश्चन नहीं आता है, आपको इससे डायग्राम भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डायग्राम से भी इसका हर एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ें क्लियर हुई। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं। बेटा नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके दो ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बेटा एक टॉपिक क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और सेकेंड टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, IVF, ZIFT, GIFT, ये सारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये ART क्या होता है? असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है बेटा? असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता है, बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनको बेबी बर्थ नहीं होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी का केस होता है, तो वो क्या करते हैं, ये IVF या गिफ्ट इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू बेबी कंसीव करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बेटा इससे क्या होता है, डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन दे देगा आपको, या फिर आपको यहाँ पे मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो है वो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन है। यहाँ से क्वेश्चन कितने बनते हैं बेटा? 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये क्या है? वंशागति एवं विकास, ठीक है। इसके अंदर आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। वंशागति के सिद्धांत, वंशागति के और विभिन्नता के सिद्धांत, ठीक है। इसके अंदर आपको हेरिडिटी एंड वेरिएशन को पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, जैसे हम अपने बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से पाते हैं, है ना, और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं वो उनके भी पेरेंट्स से आते हैं। हमारे बच्चे होंगे तो उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो कहाँ से जाएंगे? हमारे अंदर से जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बट कब क्या होता है, क्या हम अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? तो ऐसी बात नहीं है ना। हम अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते, हमारे अंदर कुछ वेरिएशंस होती हैं। तो वो सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं? वो सारी चीज़ें हमें म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलती है या फिर रिकॉम्बिनेशन की वजह से देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। बेटा मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था अपने वंशागति वाले सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। फिर इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए, 3 लॉज अपने बनाए। एक लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्होंने 3 लॉज दिया था, है ना। फिर इसके अंदर ये जो 3 लॉज थे उसमें भी फर्स्ट और सेकेंड लॉ जो था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड करता था। जो थर्ड लॉ था वो डाईहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मेंडल्स लॉ के अंदर पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, हमें कुछ डेविएशन दिखता है जो मेंडलिज्म से डेविएशन क्या होता है बेटा, उसके अंदर हमें पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। अब डेविएशन क्या होता है, जैसे बेटा मेंडल ने क्या बताया था, अगर हम 2 टॉल प्लांट और एक टॉल एंड ड्वार्फ का अगर क्रॉस कराते हैं तो हमारा जो प्रोजनी आता है वो टॉल आता है ना। और इनके अंदर कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। इनके जो एलिल्स होते हैं जब नेक्स्ट जनरेशन में हम इसके बीच क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें टॉल प्रोजनी भी मिलती है और ड्वार्फ भी मिल जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आपस में मिले नहीं हैं, बाद में ये कैरेक्टर रिकवर हो गए हैं, है ना। ये चीज़ें क्लियर हुई। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हुआ, जैसे हमने इनोथेरा लैमार्कियाना एक प्लांट देखा था और इनोथेरा लैमार्कियाना में कुछ प्लांट जो थे वो रेड कलर के थे,
कुछ प्लांट जो थे ये वाइट कलर के थे, जब इनके बीच क्रॉस हुआ तो हमें पिंक कलर का फ्लावर मिल गया। ठीक है, अभी मेंडल ने क्या कहा था, इनके जो एलील थे उनके बीच में ब्लेंडिंग नहीं था, मतलब वो आपस में मिलने नहीं हैं, बट इस वाले कंडीशन में क्या हो गया, आपस में मिल गए, है ना। तो इसी को हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया मेंडल डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। फिर इसके अंदर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें देखें। फिर हमने क्या पढ़ना है, मल्टीपल एलील, फिर इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, प्लियोट्रॉपी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सटन एंड बावरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी। फिर आपको क्रोमोसोम्स और जीन के बारे में पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बर्ड, ह्यूमन और हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन करनी है। ठीक है बेटा, फिर आपको लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ना है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है, जैसे थैलेसीमिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको पढ़ना है, 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ने हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। यहाँ से बेटा हर साल क्वेश्चन आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ से कभी कभी आपको मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन मिल जाता है, कभी कभी आपको क्या होगा कि किसी एक सिंड्रोम का आपको कैरेक्टर्स दिया जाएगा और पूछेगा कि ये किसके कैरेक्टर हैं। ठीक है, फिर उसमें ऑप्शंस आपको तीनों दे दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कि ये किसके सिम्टम्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चैप्टर हमें देखने को मिलेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से अकेला 23 के अंदर 4 क्वेश्चन बना था। इसके अंदर आपको क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक मिलता है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले क्या माना जाता था कि प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल, बट हमें बाद में क्या देखने को मिला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अलग अलग साइंटिस्ट के अपने अपने कॉन्सेप्ट थे, अपने अपने एक्सपेरिमेंट थे, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है बेटा, फिर हमारे पास क्या निकल के आया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, पर हम क्या देखते हैं, कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जिनके अंदर आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। फिर हमें क्या पढ़ना है, डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग क्या होता है बेटा, जैसे हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नैनोमीटर के ऑर्डर में होता है ना, न्यूक्लियस की साइज़ बहुत छोटी होती है, बट डीएनए की साइज़ कितनी होती है, जो हमारा डीएनए होता है वो 2 मीटर लेंथ होता है इसका। अब न्यूक्लियस छोटा सा और डीएनए उसके अंदर 2 मीटर का, किस तरीके से रहेगा बेटा, डीएनए जो होगा वो अपने आप को बहुत ही पैकेजिंग करेगा, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके वहाँ पे एडजस्ट होगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ना है, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैक ओपेरान, जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, यहाँ से आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, किसने दी थी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है बेटा, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है ये किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड को जानने के लिए यूज किया जाता है, या फिर आपको पैटर्निटी केसेस भी जानने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान आया आपके घर में, वो कह दिया कि इस प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है, तो हम कैसे जानेंगे कि क्या ये हमारे फैमिली से रिलेटेड है, तो हम उसका क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराएंगे। ठीक है, उसकी बॉडी से कोई सैंपल ले लेंगे और आपके फैमिली के किसी मेंबर का सैंपल ले लिया जाएगा और आपस में लैब में उसके बीच में टेस्ट होगा, तो जिसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर मैच करेगी तो फिर वो क्या होगा, वो आपके फैमिली का मेंबर होगा। इसी तरीके से अगर क्राइम सीन पे किसी का कुछ सैंपल मिल जाता है और हमें किसी के ऊपर शक होता है तो वहाँ पे भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, इवोल्यूशन के अंदर आपको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस
पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, ये सारे एविडेंस मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि लाइफ पे ओरिजिन कैसे हुई ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इसके अंदर हमें म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है, कुछ थ्योरी पढ़नी है कि अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई, यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे आपको जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, एडॉप्टिव रेडिएशन, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। बट यहाँ का हार्डी विनबर्ग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट हमारा है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। पहला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बेटा जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है, इससे आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन ही देती है, बट यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे रटने वाले होते हैं वो इसके क्वेश्चन चारों सही कर लेंगे। अगर आपको चीज़ें याद है, इंफॉर्मेशन याद है, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लोगे। अगर आपको नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर आपको पैथोजेंस के बारे में पढ़ना है। पैथोजेंस क्या होते हैं बेटा, जो ऑर्गेनिज्म में, जो किसी जीव के अंदर क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। फिर आपको पैरासाइट के बारे में पढ़ना है, पैरासाइट कॉजिंग ह्यूमन डिजीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियोसिस, एस्कैरियोसिस, टाइफाइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये सारी डिजीज़ेज़ यहाँ पे दी गई हैं। अमीबियासिस, रिंगवॉर्म। आपको इससे एग्ज़ाम में मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन मिलते हैं। आपको किसी एक डिजीज़ को पकड़ लेगा, उसके सिम्टम्स दे देगा और आपको उसके पैथोजन पूछ सकता है, या फिर उससे आपको पूछ लेगा कि ये कौन से डिजीज़ का सिम्टम है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और फिर इनके कंट्रोल भी पढ़ने होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ डिजीज़, इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ना है, वैक्सीन्स के बारे में पढ़ना है, कैंसर, HIV एंड एड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर एडोलसेंस के बारे में पढ़ना है। बेटा एडोलसेंस एक ऐसी स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं किशोरावस्था, 18 से 24 के बीच की एज होती है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे बहुत क्यूरोसिटिक होते हैं, हर एक चीज़ों को उनको एक्सपेरिमेंट करने का मन करता रहता है। तो ये जो फेज होता है, इसमें हमें ड्रग और अल्कोहल लगने की आदत लगने का भी चांस होता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या टीचर्स और जो पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्या होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड आते हैं। यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे मान लो कि दही कैसे बनाते हैं, बहुत सारे वैक्सीन्स के बारे में पढ़ना है कि ये वैक्सीन किस बैक्टीरिया से, किस फंजाई से बनता है, मतलब कि माइक्रोब का यूज किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, यहाँ से जो बायो कंट्रोल एजेंट वाली चीज़ें हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। फिर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से देखने को मिलता है। यही 2 टॉपिक इसके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से एग्ज़ाम में हर साल लगभग क्वेश्चन बनते हैं। अब बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट यूनिट हमारी है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे 4 से 5 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसका मतलब है जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग। ठीक है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, बहुत सारे डिजीज़ का क्योर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई गई हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जैसे पहले क्या होता था, पहले कोई भी डिजीज़ होती थी तो उसकी मेडिसिन जो होती थी वो हमेशा जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो मेडिसिन खाता रहेगा। बट ये जो बायोटेक्नोलॉजी होता है, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम DNA में
डीएनए में चेंज करेंगे या फिर उसकी सेल्स को बदल देंगे। तो ये सारी चीज़ें करके क्या कर सकते हैं, हम क्योर कर सकते हैं, उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़नी है। ठीक है, अब इसका सेकेंड चैप्टर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बेटा इसके अंदर हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस को देखना है। जैसे हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारे जीवों को बनाया है, बहुत सारे क्रॉप्स को बनाया है। जैसे मान लो बीटी कॉटन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ही हमने बनाया है। इससे क्या होती है, हमारी यील्ड बढ़ जाती है। जो कि पहले क्या होता था, कॉटन में कीड़े लग जाते थे तो वो ख़राब हो जाते थे, बट अब क्या होता है, जब बीटी कॉटन बन गया तो बीटी कॉटन में ना तो कीड़े लगते हैं, उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ गई है, उसकी यील्ड भी बढ़ गई है ना। तो ये सारी चीज़ हम किसके अंदर पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, बहुत सारी डिजीज़ के क्योर हमने क्या किसके अंदर किया, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। जैसे इंसुलिन, पहले क्या होता था बेटा, इंसुलिन पहले हम क्या करते थे, कैटल से निकालते थे। ठीक है, और कैटल से निकाल के हम ह्यूमंस को देते थे। जिसको शुगर होता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ना। तो क्या किया जाता था, कैटल से, शीप से, इन सारी चीज़ों से निकाल कर हम ह्यूमंस को लगाया जाते थे। तो ऐसे केस में क्या होता था, बहुत सारे लोगों के अंदर एलर्जीज़ हो जाती थी। अब एनिमल से निकल कर आप ह्यूमन को लगा दोगे तो एलर्जी कभी कभी तो होगी ही। बट अब क्या होता है, अब हम लैब के अंदर डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत अमाउंट में बना लेते हैं। ठीक है, तो जब हमें यूज करना होता है तो हम यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बनाए हैं वही ह्यूमंस को देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में पढ़नी है। हमने माइस बनाया, बीटी क्रॉप्स बनाया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए, बायोसेफ्टी इश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, बायोपायरेसी के बारे में पढ़ना। बेटा बायोपायरेसी क्या होती है, जब हम किसी दूसरे देश के बिना परमिशन के उसके प्रोडक्ट को यूज करने लगते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी, मतलब कि चोरी करना। ठीक है, और बायो पेटेंट क्या होता है, जब हमें यूज करना होता है, अगर हम उस कंपनी का प्रॉपर परमिशन लेते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बायो पेटेंट करना। ठीक है बेटा, आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट हमारा यूनिट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। बेटा पारिस्थितिकी से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहले एक इन्वायरमेंट भी चैप्टर होता था, बट अभी ये चैप्टर हट चुका है। अब ये जो पहला चैप्टर इसका है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और जनसंख्या के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। बेटा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, जिसके अंदर आपको म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर इसके बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना है। ये जो पहला टॉपिक इसका है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इससे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में बनते हैं। आपको यहाँ पे क्या कर मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे म्यूचुअलिज्म है तो म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है, कंपटीशन है तो कंपटीशन का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं और मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन बना देते हैं। एक तरफ ये म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें दे देगा। ठीक है, तो आपको मैच करना होगा। इतनी बातें समझ में आई। और यहाँ से हर एक ये जो एट्रीब्यूट्स है, इंटरेक्शंस है, जैसे म्यूचुअलिज्म है तो म्यूचुअलिज्म का सिंबल क्या होता है, प्लस प्लस का होता है। कंपटीशन का सिंबल क्या होता है, माइनस माइनस का होता है। प्रीडेशन का सिंबल क्या होता है, प्लस माइनस का होता है। तो ये आपको डायरेक्ट ये भी मैच द कॉलम में पूछा जाता है। इतनी चीज़ें समझ में आई। फिर यहाँ पे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट दिया गया है। जैसे बेटा अगर हम नॉर्मल ग्रोथ, बर्थ, डेथ, इन सारी चीज़ों की बातें करते हैं तो क्या चीज़ें होती है, किसकी क्वालिटी होती है, ये एक इंडिविजुअल इंसान की बात होती है। ठीक है, अगर हम बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें किसका क्वालिटी होता है, ये पॉपुलेशन के गुण होते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। फिर पहले इसमें बहुत सारे टॉपिक होते थे, अब बहुत सारे टॉपिक एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है इकोसिस्टम। बेटा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर हमें कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, प्रोडक्टिविटी पढ़नी है। ठीक है, डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ना है,
एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाती है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और इसके अंदर पिरामिड, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पिरामिड के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में बनते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बेटा। यहाँ पे पिरामिड आप नंबर आपको देखने को मिलेगा, बायोमास देखने को मिलेगा एंड एनर्जी देखने को मिलेगा, ठीक है। पिरामिड अब अगर नंबर और बायोमास की बात करें तो इनके क्या इन्वर्टेड और अपराइट दोनों हो सकते हैं, मतलब उल्टा और सीधा दोनों तरीके का हो सकता है। बट अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसकी हमेशा इसका क्या होगा, इसका अपराइट ही होगा, सीधा ही होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़नी है। बट जनरली अगर हम पिरामिड की बात करें तो वो क्या होते हैं, अपराइट होते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब बेटा नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है चैप्टर 13, जिसके अंदर आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट पैटर्न के बारे में पढ़ना है, इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे अभी के टाइम पे क्या है, बहुत सारे जीवों की कमी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होता है, फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और हमें क्या हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ना है, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, कौन से जो जीव है जिनको खोने का डर अभी सबसे ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। और एक्सटिंक्शन के बारे में पढ़ना है। ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, रेड डाटा बुक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस बार एक क्वेश्चन आया था, अभी आगे भी एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। फिर आपको सेक्रेड ग्रूव, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रामसर, ये भी एक नया टॉपिक हुआ है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये हमारा पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन था। यहाँ किस चैप्टर से, किस यूनिट से कितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप सारी यूनिट फिर से देख लीजिए। ये हमारा पहला यूनिट था रिप्रोडक्शन, जिससे 6 से 7 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और इसके अंदर 3 चैप्टर्स थे, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारी चीज़ें थी। फिर सेकेंड हमारा यूनिट था जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, जिससे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। और इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर्स थे, पहला था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, सेकेंड चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड चैप्टर था इवोल्यूशन। फिर हमने थर्ड यूनिट की बात की थी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसके अंदर आपको 2 चैप्टर्स देखने को मिले थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ फर्स्ट था एंड सेकेंड इसका चैप्टर था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। अब इसके बाद हमने फोर्थ यूनिट जो देखा था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात की थी। इसके अंदर आपको 2 चैप्टर देखने को मिले, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर हमने फिफ्थ यूनिट की बात की थी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे आपको 3 चैप्टर मिले, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आई होप आपको सिलेबस का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।